नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और हमारे इस ई अधिवेशन में आपका स्वागत है। और अब इस ई अधिवेशन में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल साहब। जी हाँ, धूमल साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में। जी धूमल साहब, किस तरह से देखते हैं आप जो ये कोरोना काल चल रहा है, जो संकट का दौर चल रहा है, और इसमें जिस तरह से जो तैयारियां हैं, इन तैयारियों को प्रदेश स्तर पर किस तरह से आंकते हैं आप? इतने सारे संकट का समय के देश के लिए और प्रदेश के लिए भी संकट का समय है। जी, मैं मानता हूं कि पहली बार ऐसी समस्या का सामना सारे देश को और दुनिया को करना पड़ा है, और अभी तक भी इसका कोई इलाज सीधे तौर पे पता किसी को नहीं है, इसलिए हिट एंड ट्रायल चला हुआ है। पर इतने बड़े देश को जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी की है और कंपेयर करें तो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वी हैव टू लिव विद इट। कोई एकदम खत्म होने वाली भी महामारी नहीं है। जो जो निर्देश दिशा निर्देश देते हैं सरकार से, केंद्र से, प्रदेश से, उनको मानना होगा और एक संयम का जीवन व्यतीत करना होगा, और उसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। केवल घरों में रहकर ही नहीं, अपने अपने क्षेत्र में काम भी करना पड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे कुछ छूट भी दी जा रही है, लेकिन उसमें जो प्रतिबंध है, जो दिशा निर्देश है, उनका फॉलो करना बहुत आवश्यक है। मुझे विश्वास है देशवासी प्रदेशवासी मिलकर देश हित में, प्रदेश हित में और अपने हित में उन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो सब ठीक रहेंगे। जी। और अगर खास तौर पर बात की जाए, जो मजदूरों का पलायन देश भर में हो रहा है, हालांकि हिमाचल में भी जो दूसरे राज्यों के मजदूर हैं वो अब काफी तादाद में हैं, तो आपको लग रहा है कि क्या वो सही तरीके से उनको भेजने की व्यवस्था हो रही है? क्योंकि कांग्रेस खास तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश के स्तर पर भी इस पर लगातार सवाल उठा रही है। देखिए, दो बातें हैं। एक तो जैसे मैंने कहा, अप्रत्याशित पहली बार ऐसा संकट आया है। इसमें कमियां स्वाभाविक कुछ रह सकती हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण क्या है? क्या हमारे लिए देश प्रथम फिर पार्टी है, या केवल पार्टी पहले है बाकी भाड़ में जाए? कांग्रेस जो कुछ कर रही है वो एक प्रतिपक्ष का रोल तो अदा कर रही है, लेकिन जो सकारात्मक रोल की आवश्यकता थी उसमें वो असफल रही है। याद करिए, 90 के दशक में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तब मुस्लिम देशों में भारत के विरुद्ध बहुत अभियान चला था। जी, भारत को रिप्रेजेंट कौन करे? उसमें विपक्ष के नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री ने कहा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के महत्व को समझते हुए वाजपेयी जी गए और भारत का पक्ष जोरदार ढंग से रखा। बड़ी सफलता मिली, सबने प्रशंसा की। एक दृष्टिकोण वो है कंस्ट्रक्टिव, सकारात्मक विपक्ष का। एक दृष्टिकोण ये है जो आज कांग्रेस दिखा रही है। मुझे लगता है सूनर और लेटर कांग्रेस को भी लगेगा कि केवल आलोचना से कुछ नहीं होता। क्रियात्मक तौर पर जो मोदी जी कर रहे हैं और करके दिखाया है तो बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। इतिहास और विश्व इस बात को मानता है। जी बिल्कुल धूमल साहब, इसके अलावा अगर खास तौर पे उद्योगों की बात की जाए, क्योंकि वाजपेयी जी ने ही हिमाचल प्रदेश को, जिसे कहा जाए उद्योगों के लिए, जब जो टैक्स हेवन जो जिस वक्त डिक्लेयर हुआ, उसके बाद अच्छी खासी तादाद में उद्योग हिमाचल में आए। हालांकि उसके बाद रफ्तार वो नहीं रही। तो मेरा सवाल ये भी है, और दूसरी बात ये कि संकट के इस दौर में, क्योंकि मजदूर पलायन कर रहे हैं और उद्योगों को वापस पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती, और इस संकट के बाद किस तरह से हिमाचल में उद्योग स्थापित रहे और उद्योग आए, इसके लिए एक बड़े रोड मैप की जरूरत है, क्योंकि ये लंबा चलने वाला संकट है। सही कहा आपने कि बहुत लंबा चलेगा संकट।
इसलिए सबको संभल के हुक्म के कदम रखने होंगे। लेकिन जीवन चलाना है, जैसे मोदी जी ने कहा जान और जहान दोनों चाहिए, तो जहान के लिए फिर उद्योग चलना चाहिए। मुझे याद है 1 दिसंबर 2002 को जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी सोलन में आए थे हिमाचल प्रदेश में, तो उन्होंने इस पैकेज की घोषणा की थी और उसके बाद उद्योग लगने शुरू हुए। और ठीक है जी, आपने ठीक कहा कि वो ज़्यादा देर उससे ज़्यादा तेजी से काम चला नहीं, क्योंकि 2004 में सत्ता परिवर्तन हो गया और कांग्रेस सरकार ने पहले दिन से कह दिया कि हम तो इस पैकेज को विड्रॉ करेंगे। जी इसके कारण हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का पैकेज 10 साल पहले समाप्त कर दिया गया। बड़े संघर्ष के बाद वो 2010 तक चला, लेकिन उसके बाद तो 3 साल पहले फिर खत्म हो ही गया। लेकिन फिर भी जो उद्योग लगा उसके कारण बहुत औद्योगिक गतिविधि इस प्रदेश में प्रारंभ हुई और अन्य दोनों प्रदेशों में भी। विशेष करके टेक्सटाइल और दवाइयों का उद्योग बड़े जोर से यहाँ चला। जी ड्रग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा विकास हुआ और कई दवाइयाँ बहुत अच्छी यहाँ बनती भी हैं। लेकिन जब वो पैकेज विड्रॉ हो गया, कंसेशन नहीं रही, तो कुछ लोग उठा के अपना काम चले ही गए। मुझे लगता है सरकार को कुछ सुविधा उपलब्ध करवा के और उद्योगपतियों को भी आगे बढ़कर कि सारी जिंदगी केवल लाभ कमाने की बात नहीं है, मजदूरों का दुख दर्द भी उनका दुख दर्द है। जी अगर वो पैसा लगाते हैं तो खून पसीना मजदूर बहाता है। दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो उद्योग फलता फूलता है। इस बात को अनुभव करते हुए दोनों मिलकर काम करेंगे, सरकार का सहयोग ऊपर से मिलेगा, निश्चित तौर पर उद्योग पुनः स्थापित होंगे और बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालकर मुझे विश्वास है वो ठीक ढंग से चलेंगे और फिर से उद्योग पलेंगे फूलेंगे। जी केंद्र ने जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मौजूद हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री, आपके हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर भी उसमें लगातार मौजूद रहे और उन्होंने जो बातें कही कि आर्थिक पैकेज की, ग्रामीण भारत को सुदृढ़ करने की, आत्मनिर्भर भारत बनाने की, तो बड़ा सवाल अब धूमल साहब ये है कि अब ये पैकेज का तो ऐलान हो गया, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन करेगी, जो ब्यूरोक्रेसी इसको इम्प्लीमेंट करेगी, तो उसको मॉनिटर करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि तभी आम जनता को इसका लाभ मिल पाएगा, चाहे मनरेगा का पैसा हो या दूसरा पैसा हो। सही कहा आपने। मैंने प्रारंभ में कहा था कि सबको मिलकर इस संकट से लड़ना होगा। और जो एक संदेह व्यक्त किया जाता है कि ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी, मैं मानता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी भी भारत की है, वो भी हमारी तरह जिम्मेदार है, ईमानदार से काम करते हैं। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, वो पॉलिटिक्स में भी है, वो ब्यूरोक्रेसी में भी होंगे, लेकिन सब मिलकर अंततः भारत का सोचेंगे, भारत की सेवा का। तो जो पैकेज है ग्रामीण विकास के लिए, जैसे 1 लाख करोड़ का प्रावधान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को दर्ज करने के लिए है, 3 लाख मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए है। इसी प्रकार से 40,000 करोड़ का एडिशनल अमाउंट मनरेगा के लिए स्वीकृत किया गया है। 61,000 करोड़ का पहले बजट में था, तो 1,01,000 करोड़ का हो गया। इस सारे से एक इम्पटस मिलेगा, एक तेजी आएगी आर्थिक गतिविधियों में, और निश्चित तौर पर उन गतिविधियों में जब तेजी आएगी तो आर्थिक सुधार होगा और सब काम में लग जाएंगे, तो स्वस्थ भी रहेंगे और देश की इकोनॉमी भी स्वस्थ होगी। धूमल साहब, ये लॉकडाउन का जो दौर है आपने कैसे गुजारा, ये भी पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि आखिरकार प्रेम कुमार धूमल साहब ने इस दौर को कैसे गुजारा, क्योंकि सब लोगों के अपने अपने अनुभव हैं और अलग अलग अनुभव है। आपका क्या अनुभव रहा? मेरा अनुभव ये रहा कि जैसे दिशा निर्देश थे, मैं घर में रहा जी। और कुछ जो पढ़ने योग्य मटेरियल था वो पढ़ा, कुछ सीरियल रामायण और महाभारत दिखाए जा रहे थे, मैंने देखे रेगुलरली। और फिर फोन के माध्यम से लोगों से संपर्क में रहा, नेताओं से, पत्रकारों से, कार्यकर्ताओं से, आम आदमी से, जहाँ जहाँ भी जरूरत थी मैंने फोन पे बात करके बात की और अपना समय इस तरह व्यतीत किया। जी,
धूमल साहब, सरकार को भी आप कोई सुझाव भेजेंगे, क्योंकि अब सब कुछ बदल जाएगा, हमारे जीने का तरीका बदल गया है या बदल रहा है, कामकाज का तरीका बदल रहा है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि प्रदेश सरकार को भी बड़ी सारी चीजों में बदलाव करना होगा, या वो कर रहे हैं। तो आपने भी कोई सुझाव दिए हैं या देंगे आप? आपने सही कहा कि अब जीवन का तरीका बदलेगा, नया जीवन होगा। और मोदी जी ने प्रारंभ में कहा था कि लॉकडाउन के बाद का जो कोरोना वायरस के बाद का समय होगा वो बिल्कुल अलग होगा, जिंदगी एक नए ढंग से जीनी होगी। तो मुझे लगता है धीरे धीरे हालात सबको सिखा देते हैं, वक्त बड़ा बलवान होता है, सबको उसके अनुसार सीखना सिखा देगा। जहाँ तक सरकार की बात है, जब चर्चा होगी तो सुझाव देंगे, और वो मीडिया के माध्यम से अपनी सरकार को सुझाव नहीं देता। जब विश्वास, जब चर्चा करेंगे तो बात करेंगे, उनको सुझाव देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। धूमल साहब, इसके अलावा अगर खास तौर पर मैं विपक्ष की बात करूं, प्रदेश की सियासत की अगर बात करें, अभी अगर हम हालिया कुछ दौर में बात देखें तो सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी कई तरह की बयानबाजी खास तौर पर उन लोगों के लिए हुई जो लोग बाहर फंसे हुए थे। पहले उनको लाने की बात हुई, जब लाया गया तो उसके बाद उन व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हुए। उन पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभूतपूर्व परिस्थितियां थी, अभूतपूर्व समस्या थी, उसका समाधान कोई सामान्य रूप से होना नहीं था। अभी मैं आज देख रहा था न्यूज चैनल में, कांग्रेस ने 10,000 बसें देने की बात उत्तर प्रदेश सरकार को कही थी जी। उसका वहाँ चर्चा आ रही थी कि उसमें स्कूटरों के नंबर दे दिए, मोटरसाइकिल के दे दिए, कारों के नंबर दे दिए। तो मुझे हिमाचल में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी, और उत्तराखंड में भी जब त्रासदी हुई थी, उसमें कुछ ट्रकों के जो कहा गया कि सामान इनसे धोया गया था, उसमें स्कूटरों के और मोटरसाइकिलों के नंबरों की चर्चा आई थी। जी। चारा घोटाला में भी ऐसी आई थी। तो एक संस्कृति वो है जो ऐसे हालात में भी कुछ प्रॉफिट कमाने की बात सोचते हैं, चर्चा करने की बात सोचते हैं, आलोचना के लिए केवल आलोचना करते हैं। विपक्ष का काम केवल आलोचना करना नहीं है। जैसे प्रारंभ में कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सहयोग देने की आवश्यकता पड़ती तो वैसे देनी चाहिए। ये वक्त था जब कांग्रेस भी दलगत राजनीति से विरोध कर सहयोग कर सकती थी। जी। जहाँ तक आलोचना की बात है, वो तो आसान काम है, सबसे आसान काम जिसकी आलोचना कर लो। जो लोग डिमांड कर रहे थे कि जीडीपी का 4-5% या 4-5 लाख रुपया कम से कम व्हाइट पैकेज में दे दो, जब 20 लाख का पैकेज आ गया, 10% से ज़्यादा पैसा आ गया, तो वो आलोचना कर रहे हैं कि थोड़ा है तो कुछ भी नहीं, उनके मुंह में जीरा है। जी। तो कौन पहचानेगा कौन हीरा है, कौन उनके मुंह में जीरा ढूंढ रहा है? इस तरह की बातें चलती रहेंगी। राजनीति है, कुछ लोग समय पर उठ जाते, राजनीति के ऊपर कुछ नहीं उठ पाते। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सब उठे, अच्छी बात करें, सहयोग करें और इस समस्या का समाधान करें। मेरा देश, मेरा भारत, मेरा प्रदेश और विश्व इस बीमारी से मुक्त हो और भारत विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़े। जी बिल्कुल। धूमल साहब, आपको हिमाचल में सड़कों वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो जो हिमाचल में काम करने का जो वक्त था, यानी यही वो दौर था जब सड़कों की मुरम्मत का काम होता था या और दूसरे काम होते थे, लेकिन इस बार वो काम नहीं हो पाया। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अभी बरसात शुरू हो जाएगी और एक बड़ी चुनौती ये भी सामने होगी? निश्चित तौर पे अनेकों चुनौतियां होगी। जब हमने सड़कों का जाल बिछाया, उसमें प्रदेश में कम्युनिकेशन की जरूरत थी, सड़कों की आवश्यकता, सड़कें बनी। आज कोरोना से लड़ने की आवश्यकता है, पहले उससे लड़ा जाए और फिर जो जाल बिछा उसकी मरम्मत करके, ठीक करके उसे चलने योग्य बनाया जाए, ताकि लोगों का संपर्क फिर से स्थापित हो। जी बिल्कुल। और अगर इस बात की जाए, टेस्टिंग की बात हो रही है और कि टेस्टिंग अभी कम हो रही है, ये भी बात सामने आ रही है। हिमाचल ही नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी ये बात उठ रही है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है धूमल साहब? हर प्रदेश को अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसला करना है, जिसकी जितनी आवश्यकता है वैसा टेस्टिंग करें। लेकिन एक कोरोना की मार और दूसरे
जनता को टैक्सिंग करने से भी बहुत लाभ नहीं होगा। एक सबको स्वीकार्य जो समाधान हो उसका उसका ढूंढना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। जी, कमल साहब, जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, उनको हिमाचल लाने की व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन अभी भी ऐसा एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो देश के अलग अलग हिस्सों में है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के माध्यम से, उन लोगों को खास तौर पर? आपको लगता है कि उन लोगों को वापस लाना चाहिए या जहां वो ठहरे हुए हैं उन्हीं प्रदेशों में व्यवस्था करनी चाहिए? क्या कहना है आपका? मैं मानता हूं कि हिमाचल आकर भी क्वारंटीन में रहना, और अब जैसे ओपन अप हो रहा है, लॉकडाउन को थोड़ा इसमें रियायतें दी जा रही हैं, तो जो जहां है उसको वहीं रुक जाना चाहिए। यदि जी। बहुत ही आवश्यकता है तो वो लोग हैं उनको लाना चाहिए, उनका घर है अपना, उनका अपना प्रदेश है। अन्यथा सबको कोशिश करनी चाहिए जहां है वहां रहे, और सरकारों को भी, हमारे प्रदेश सरकार को भी और जिस प्रदेश में वो वहाँ की सरकार को मिलकर उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि वो आराम से वहाँ रह सकें जहाँ पर वो वर्तमान में है। जी, दुबल साहब, एक देश भर में एक नैरेटिव चला कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना संक्रमण और ज्यादा फैला। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी तबलीग से जुड़े हुए कई मामले सामने आए। आपका क्या कहना है? क्या आप मानते हैं कि तबलीगी जमात की वजह से संक्रमण और ज्यादा फैला? मैं मानता हूँ कि इसमें अज्ञान का भी रोल हो सकता है। उनको पता ही ना हो कि वे क्या कर क्या रहे हैं। अगर तो अज्ञान है तब तो उनको ज्ञान देना चाहिए, और अगर वो जानबूझ के कर रहे थे तो फिर वो अपराध है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। जी, और अगर लॉकडाउन में जो ढील देने की बात है धूमल साहब, आपकी क्या राय है उस पर? कि आपको लग रहा है कि जो व्यापारिक गतिविधियां या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, क्योंकि उनको लंबे अरसे तक बंद रखना भी मुमकिन नहीं है और हमारे प्रदेश में रेवेन्यू के बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो ऐसी स्थिति में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको फेज वाइज खोलना चाहिए? किस तरह से खोलना चाहिए? जो लास्ट में आपने कहा फेज वाइज, धीरे धीरे गतिविधियों को प्रारंभ करना चाहिए। बिना आर्थिक गतिविधि के ना जीवन होगा, ना जीवन जीने के लिए आर्थिक अर्थ की व्यवस्था होगी। जी, तो कुल मिला के मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे फेज वाइज इसको ओपन अप करना चाहिए। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था, वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। कोरोना एकदम खत्म होने वाला नहीं है, इसके साथ जीने का हमें आदत डालनी पड़ेगी, प्रिकॉशंस लेने की आदत डालनी पड़ेगी, और कुल मिला के प्रयास करना चाहिए कि जीवन भी चले और कोरोना भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए। धूमल साहब, आज जब भी हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज खोलनी चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू का मैंने जिक्र किया, राजस्व का, कि हिमाचल में बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सवाल यह है धूमल साहब कि हिमाचल में क्या इस तरफ उस तरीके से ब्रॉडर वे से सोचा ही नहीं गया कि किस तरह से रेवेन्यू को बढ़ाया जाए? और खास तौर पर प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि ये संकट का काल है लेकिन इसमें अवसर भी है, तो उन अवसरों को तलाशने की कोशिश भी हिमाचल को करनी चाहिए। निश्चित तौर पर केवल हिमाचल को नहीं, सारे प्रदेशों को करनी चाहिए। पूंजी निवेश का मुंह हिमाचल की तरफ हो, हिंदुस्तान के बाकी राज्यों की तरफ हो। जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आना है वो निवेश यहाँ हमारे आए, और यथासंभव प्रयास हर चीज को करना पड़ेगा कि इसका समाधान हो सके। जी, कदम उठाए भी जा रहे हैं, कुछ आगे उठाने की आवश्यकता होगी तो मुझे विश्वास है सरकारें उठाएंगी। जिन लोगों पे दायित्व है वो इसको पूरा करेंगे। जी, धूमल साहब, अब हम आजकल सड़कों पे हम दिल्ली में देखते हैं, हमने पड़ोसी राज्यों की अगर बात करें, हरियाणा में देखा, पंजाब में देखा, और हिमाचल का जो सटा हुआ इलाका है पंजाब हरियाणा से, वहां पर स्थिति देखी कि नंगे पांव इस भरी दोपहरी में लोग चले आ रहे हैं। एक लोगों का लंबा रेला चला रहा है और खाने की दिक्कत उनको है और वहां रहने की दिक्कत उनको है। तो ये एक बड़ी समस्या है। वो मजदूर, जिन मजदूरों ने इस देश को खड़ा किया, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, वो सड़कें बनाई, लंबी चौड़ी चौड़े हाईवे बनाए, आज वही मजदूर लाचार है, बेबस है। इस पर आपका क्या कहना है धूमल साहब? क्योंकि ये तस्वीरें
सचमुच दिल को झकझोर कर रख लेती है जब एक माँ, बूढ़ी माँ, 2 साल का कोई बच्चा कोई उठाए घूम रही है, कोई बुजुर्गों को साथ लेकर कोई उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली की तरफ आ रहा है, चला आ रहा है। ठीक कहा आपने, बहुत गंभीर समस्या है। पर इस समस्या के लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने उनको उकसाया कि चल पड़ो, और वो लोग हैं जिनको प्रबंध करना चाहिए था वहाँ पे राशन पानी का, जिन्होंने नहीं किया। सबको मिलकर जहाँ वो थे वहीं रहते, वहाँ उनको खाना पीना उपलब्ध रहता, और जब तक पूरे आर्थिक गतिविधि शुरू ना होती तब तक वो वहीं रहते तो सबसे बढ़िया रहता। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि लोग डिमांड कर देते हैं उनको लेके आओ, उन्हें आ जाना चाहिए, अपने घर आ जाना चाहिए। और आना कैसे चाहिए इसका जब प्रावधान नहीं होगा, प्रबंध नहीं किया जाएगा, उचित गाड़ियों का प्रबंध नहीं होगा। आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से पता लगा जी कि लोग अफवाहें फैलाते रहे कि फलां जगह से गाड़ी चलने वाली है, फलां जगह से बस चलने वाली है, फलां जगह पहुंच जाओ, और एक झूठा प्रचार था। तो कोरोना ने तो नुकसान पहुंचाया, लेकिन अफवाह नाम की बीमारी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। और जिन्होंने अफवाह फैलाई है, अगर वो मिले पकड़े जा सके तो उनको पकड़ के सजा मिलनी चाहिए। तो इसके लिए जिम्मेदार है जिन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी। जी तुमल साहब, हिमाचल प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि ये संकट का दौर है और आपका एक लंबा अनुभव प्रदेश आपको सुनना चाहता है, क्या कहना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश की जनता से? मैं हिमाचल प्रदेश और देश के सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि एक अभूतपूर्व संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं। आओ सब मिलकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन करें, जो सावधानी हमें बरतनी चाहिए बरतें। जान है तो जहान है, और जान भी चाहिए जहान भी चाहिए, इस बात को सामने रखते हुए अपनी गतिविधियां बढ़ाएं, मिलकर काम करें और ऐसे कदम उठाएं, ऐसा व्यवहार करें कि फिर से भारतवर्ष विश्व गुरु बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़े और विश्व के लिए नया रास्ता दिखाए। जी तुमल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि संकट का यह दौर है और इस वक्त सियासत नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस दौर से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। प्रदेश को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और इस पर काम करने की जरूरत है। और एक बार उन्होंने भी अपील की है पूरे प्रदेश की जनता से कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। तो ये तमाम बड़ी बातें, और विपक्ष पर भी सीधा निशाना साधा है प्रेम कुमार धूमल ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कर रही है ठीक है, विपक्ष के नाते वो आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन ये दौर ऐसा है यहां आलोचना से काम नहीं चलेगा, बल्कि काम करना होगा, लोगों को गाइड करना होगा, लोगों को प्रेरित करना होगा। जी हाँ, तो यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और ई अधिवेशन का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इससे आगे हम हिमाचल प्रदेश सरकार के दूसरे कैबिनेट मंत्रियों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे, नेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तमाम जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि मंत्रियों से और विधायकों से, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।